उज्जैन में शिप्रा शुद्धिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट काहन क्लोज डक्ट परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। प्रोजेक्ट को कागज से जमीन पर उतारने के लिए ग्राम बामोरा से जमीन की खुदाई शुरू की गई है। सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत संभवतः ये पहला बड़ा कार्य है जो फील्ड पर भी शुरू कर दिया गया है। करीब 598 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट को काहन को जमालपुरा से डाइवर्ट कर गंभीर डैम के पीछे डाउन स्ट्रीम में मिलाया जाना है। निर्माण एजेंसी जल संसाधन विभाग ने ग्राम बामोरा से कार्य की शुरुआत करवाई है। कार्यपालन अभियंता मयंक सिंह और एसडीओ राहुल नागर के नेतृत्व में ठेकेदार कंपनी क्लोज डक्ट को लेकर फिलहाल यहां शार्ट वर्क के लिए रेल लाइन फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क कर रही है। बारिश में कार्य पर थोड़ा असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन तय समय सीमा में इसे पूरा करने के लिए इस सीजन में भी काम को स्थिति अनुरूप जारी रखा जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जून में भूमि पूजन कर तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए थे। मयंक सिंह कार्यपालन जल संसाधन विभाग ने बताया कि कान्हा डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना का फील्ड वर्क शुरू हो चुका है। एजेंसी को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रोजेक्ट का ठेका मेसर्स वेंचर उज्जैन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड हैदराबाद और मेसर्स रिवर वोल्ट हाइड्रो एलएलपी हैदराबाद के ज्वाइंट वेंचर को दिया है। कंपनी को प्रोजेक्ट 42 महीने में पूरा करना होगा। ऐसा होने पर वर्ष 2027 अंत तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। निर्माण के साथ ही कंपनी पर 15 वर्ष तक रखरखाव का जिम्मा भी रहेगा। प्रोजेक्ट को कागज से जमीन पर उतारने के लिए ग्राम बामोरा एवं देवरा खेड़ी में शाफ्ट निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। कार्य की शुरुआत की गई है। जमीन का मुआवजा कार्य भी प्रक्रियाधीन है। ग्राम जमालपुरा, कोकिला खेड़ी, पिपलिया रादो एवं छायन में प्रारूप घ के राजपत्र में प्रकाशन के लिए प्रेषित किया गया है। उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर हरिगढ़ में डोंगी में अपने बड़े पापा के साथ नदी पार कर रही 3 बहनें शिप्रा नदी में डूब गई। तत्काल बड़े पापा ने 2 बहनों को बचा लिया, जबकि 16 साल की लक्ष्मी नामक युवती की मौत हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हेमंत सिंह चौहान ने पुलिया को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने बताया है। उज्जैन में शुक्रवार को हुए हादसे में एक युवती की मौत हो गई। बताया गया है कि हरिगढ़ जाने तक कोई भी पक्की सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण शिप्रा नदी पर बने डैम से नदी को पार करते हैं। ये डैम करीब 15 वर्ष पहले बनाया गया था, जो कि जर्जर हो चुका है। घटना के समय बालिकाएं अपने बड़े पापा के साथ डोंगी से नदी पार कर रही थी। अचानक डोंगी अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिससे तीनों बहनें रीता, भावना और लक्ष्मी नदी में गिर गई। घटना में रीता और भावना को उनके बड़े पापा ने सुरक्षित निकाल लिया, जबकि लक्ष्मी की मौत हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हेमंत चौहान ने बताया कि 16 वर्षीय लक्ष्मी की मौत हो गई है। गांव को लोगों को पुलिया नहीं होने के कारण ढोंगी से नदी पार करना पड़ती है। जो पुलियापुर में बनाई गई थी वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। उज्जैन में स्ट्रीट डॉग के काटने के बाद रेबीज होने से शहर में दूसरी मौत हो गई है। करीब 1 महीने पहले नागजिरी क्षेत्र में रहने वाले युवक पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर उसे हाथ और पैर पर काट लिया था। 20 दिन में ही युवक को रेबीज के लक्षण दिखने लगे। परिजनों ने उसका 5 अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हो सका, जिसके बाद 6 तारीख को उसकी मौत हो गई। रेबीज से मौत के मामले का खुलासा परिजनों ने 4 दिन बाद किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्ट्रीट डॉग के काटने के कई मामले सामने आ चुके हैं। उज्जैन के जिला अस्पताल में प्रतिदिन कई मामले स्ट्रीट डॉग से काटने को पहुंच रहे हैं। ऐसे ही उज्जैन के नागरिक क्षेत्र के रहने वाले गणेश नगर में रहने वाले सोनू शर्मा को 21 दिन पहले स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था। ऑटो चालक मनोज शर्मा के बड़े बेटे सोनू शर्मा फैक्ट्री में काम करता था। सुबह जल्दी नागझीरी से क्रॉस होकर जा रहा था। इस दौरान वहीं के स्ट्रीट डॉग ने उसे काट लिया। शासकीय जिला अस्पताल में सोनू इंजेक्शन भी लगवाया था। करीब 20 दिन बाद सोनू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उज्जैन के अमलतास, पुष्पा मिशन सहित इंदौर के एमवाय अस्पताल भी ले गए, लेकिन जान नहीं बच सकी। 6 सितंबर को उसकी मौत हो गई। पिता मनोज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया
कि 20 दिन बाद ही सोनू हवा और पानी से डरने लगा था। मुंह से लार टपकने लगी थी। हम उसे लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे। वहां पता चला कि वह रेबीज से संक्रमित हो चुका है। कुत्ता काट गया था। सुबह से वो टिफिन लेके जा रहा था काम करने के लिए। 8 बजे कुत्ते ने काटा उसे। वापस घर आ गया वो। मुझे अस्पताल ले गया उसे, तो उसे इंजेक्शन लगवाया, 2 इंजेक्शन लगवाए। अपना नॉलेज नहीं था, मैं ऑटो चलाता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या उसके मतलब 8 दिन बाद 15 दिन बाद तबीयत खराब हुई। उसकी बुखार आया थोड़ा सा उसे। बुखार में अस्पताल ले गया, जाँचें फाँचें करवाई तो उसको रेबीज बता दिया। ये हुआ उसके साथ में। फिर क्या करा? क्योंकि उसमें जहाँ भी अस्पताल ले गया झेलते नहीं उसको। ये करवाओ, दूर दूर भगते लोग उससे। हवा से डरता हुआ, हवा से डरने लग गया था वो। लाल टपकने लग गई थी उसकी। ये हुआ उसके साथ। जगह दिखाया? उसको मैंने उज्जैन में 4-5 जगह दिखा दिया। उसके बाद इंदौर ले गया, फिर अमलतास ले गया। फिर क्या हुआ? घर आके शांत हो गया वो। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि कुत्ते के काटने के बाद रेबीज के लक्षण 2 सप्ताह से लेकर 4 महीने के बीच आ जाता है। रेबीज को डेवलप होने में समय लगता है। डॉग बाइट के 20 से 25 मरीज को रोज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। पुराने और नए को मिलाकर करीब 60 इंजेक्शन रोज डॉग बाइट के लग रहे हैं। रैबिट से बचाव के लिए भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। लोगों से अपील करते हैं कि वह डॉग के काटने पर इंजेक्शन का पूरा डोज लगवाए। जंगली जानवरों के काटने के बाद पहले घाव को साबुन और पानी से धोकर साफ कर ले। घाव को साफ पट्टी या कपड़े से ढके और पहले डॉक्टर को दिखाए। देखिए, डॉग बाइट अभी एक नई समस्या हमारे लिए उभरी है, क्योंकि हमारा उज्जैन जो है बड़ा शहर है और यहाँ पर आगंतुकों का आना जाना भी लगा रहता है। पब्लिक का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है और बाहर के व्यक्ति हो या यहाँ कर हो, कुल मिलाकर मतलब पब्लिक की अधिकता की वजह से। और इसके अलावा यहाँ पर है ना डॉग बाइट के केसेस भी हमारे पास नए लगभग 20 से 25 रोज़ हम डॉग बाइट के इंजेक्शन लगा रहे हैं। अगर पुराने केसेस और नए केस को मिला के अगर हम देखते हैं तो लगभग एक दिन में 50 to 60 इंजेक्टेबल हमें लगाने पड़ते हैं। हालांकि रेबीज़ का जो वैक्सीन होता है वो सिर्फ डॉग बाइट में नहीं लगता है। डॉग बाइट के अलावा जो भी पेट एनिमल हो, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, सियार हो, या फिर और भी कोई जैसे कैट हो, बिल्ली हो, या फिर कोई जंगली जानवर घोड़ा हो, इस टाइप के जानवरों के काटने में भी हमें रेबीज़ वैक्सीन लगाना पड़ता है। जनरली अभी हमारे पास जो हमारे विभाग में जो एक रेबीज़ का हमने अलग से सेक्शन बना दिया है एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के लिए। तो जनरली हम 2 कैटेगरी में वैक्सीनेशन करते हैं कि अगर सुपरफिशियल 1st डिग्री का कोई इन्फेक्शन होता है या बाइट होता है तो उसमें हम ARV लगाते हैं, एंटी रेबीज़ वैक्सीन। और अगर घाव 3rd कैटेगरी का हो या फिर उसके अंदर ज़्यादा बड़ा कोई निशान हो या फिर कोई मांस वगैरह भी निकल चुका हो या स्टिचेस की नीड हो या ड्रेसिंग वाला हो, तो उसमें हमें वैक्सीनेशन के अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाना पड़ता है। हालांकि रेबीज़ एक पूरी प्रिवेंटेबल बीमारी है, उसको हम बिल्कुल हमारे इंजेक्टेबल प्रोसीजर से उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने कभी सुना होगा कि पहले तो 14 इंजेक्शन लगा करते थे, पर अब आजकल के प्रोटोकॉल के हिसाब से 4 इंजेक्शन हम लगा रहे हैं, जिसमें 0 डोज मतलब जिस दिन काटता है, जिस दिन हम इंजेक्टेबल लगवाते हैं, उसके बाद तीसरे दिन, उससे 7वें दिन, उससे 28th डे, तो 4 डोज में हमारा वैक्सीनेशन हो जाता है। और हम इंट्राडर्मली लगाते हैं। जब पेशेंट वैक्सीनेशन कराने के लिए आता है तो उसमें हम उनके दोनों शोल्डर के पास में जो डेल्टॉइड मसल्स होती है वहाँ पर वैक्सीनेशन लगाते हैं। तो ऐसे करके 8 प्रिक लगते हैं और इससे पूरी तरीके से क्योर हो जाता है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन उज्जैन के नए कोर्ट भवन में किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश से 14 सितंबर को जिला उज्जैन के समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपेश तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। लोक अदालत के लिए 53 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। इसके बाद दीपेश तिवारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का भ्रमण कर विभिन्न शासकीय और निजी स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश कपिल भारद्वाज, जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई, उज्जैन बार अध्यक्ष अशोक यादव, हरदयाल सिंह ठाकुर, पंडित योगेश व्यास, अधिवक्ता उपस्थित रहे।
डीजे दीपेश तिवारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले के लिए 53 न्यायिक खंडपीठों का गठन कर दिया गया है, जिसमें पक्षकारों की आपसी सहमति से अधिक संख्या में समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का समाधान कराया गया है। श्री तिवारी ने यह भी जानकारी दी है कि इस बार की नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों द्वारा लगभग 10,819 समझौता योग्य प्रकरण निराकरण के लिए रेफर किए गए हैं, जिनके पक्षकारगण को न्यायालय द्वारा सूचना जारी की गई थी। नेशनल लोक अदालत विद्युत विभाग एवं नगर पालिका निगम सहित अन्य विभागों और बैंकों द्वारा बकायादारों को वन टाइम सेटलमेंट करने पर बकाया राशि पर उसके सरचार्ज पर नियमानुसार छूट का लाभ प्रदान किया गया। उज्जैन मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालयों खाचरोद, महिदपुर, नागदा, तराना एवं बड़नगर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान फैमिली कोर्ट में परिवार में चल रहे विवादों का निराकरण भी कराया गया। डीजे दीपेश तिवारी की उपस्थिति में पति और पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाकर विवाद को खत्म किया। लगभग अब 1-1:30 बज रहा है। अभी हम यहाँ जो ग्राउंड पे आए हुए हैं, तो यहाँ बैंक्स के दूसरे कंपनीज के जिनके लोन वगैरह के डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं, रिकवरी मैटर्स हैं, उसमें कई संस्थाएं यहाँ पे आई हुई हैं। अभी मैंने उनसे चर्चा की है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज ने तो 1 करोड़ के ऊपर, नगर निगम ने जैसे 1 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। डिफरेंट बैंक्स जो हैं उन्होंने भी अच्छा खासा कलेक्शन किया है लाखों में, तो आज करोड़ों में इनके रिकवरी होने वाली है। जी हाँ, मेरे हिसाब से सक्सेस है। और ऐसा रिस्पांस पिछली बार हमको नहीं मिल पाया था, कुछ कारण रहे होंगे पक्षकारों के। आज पक्षकारों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, पक्षकार टर्नअप हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, आज हमने कुल 51 खंडपीठों का गठन किया है पूरे उज्जैन जिले में। हमारी जो तहसीलें हैं 5 उसमें, और जिला मुख्यालय में मिला सारे खंडपीठें अपना काम अभी कर रही हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं उसमें से 600 से ऊपर केस अब तक निपटा चुके हैं आधे दिन में, और उम्मीद करते हैं कि ये 1500 के आसपास जाएंगे। तो एक दिन में 1500 केसेस का डिस्पोजल हो जाना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि अगर 30 कोर्ट मिल के या 50 कोर्ट मिल के एक दिन में एक जजमेंट भी करती हैं तो 50 होते हैं, 2-2 करती हैं तो 100 ही होते हैं। अगर एक दिन में 1500 केस का डिस्पोजल होता है तो पेंडेंसी में हमारे बहुत फ़र्क आता है। न्यायालय के पास दूसरे केसेस को जो कठिन है या जो राजीनामा नहीं हो रहा है उनको निराकरण के लिए एक्स्ट्रा समय मिलता है, पक्षकारों का बहुत फ़ायदा हो जाता है। ये एक नुक्कड़ नाटक का भी हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे यहाँ आते हैं, बच्चे काम करते हैं या लोग हैं, उन्होंने एक समाज में जागरूकता लाने के लिए कि बच्चियों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है जो कि नहीं होना चाहिए सामाजिक दृष्टि से, और कौन से ऐसे कृत्य हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, उसका प्रदर्शन करने के लिए, उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए इन्होंने एक मंचन किया हमारे यहाँ। मैं इन बच्चों को बहुत साधुवाद देता हूँ। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है इनका, और आगे भी ये इस तरह से करते रहेंगे। हम समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करते रहेंगे। माननीय न्यायालय जबलपुर के द्वारा आज की जो नेशनल लोक अदालत में बैंकों की ओर से करीब 14,712 नोटिस सर्व किए गए हैं, और वर्तमान स्थिति में लोग इसके से काफ़ी जागरूक भी हुए हैं। उनके काफ़ी कम दरों में उनके समझौते कर दिए जाते हैं। तो जो माननीय अदालत की जो मानना है कि भाई किस तरीके से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जाए, हर बैंक अपने अपने स्टॉल लगाकर यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज जो पिछले उनके जो नोटिस सर्व किए थे, उसी क्रम में आज अधिकांश नोटिस यहाँ पर बरोबर लोग लेके आ रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो जितनी बैंकों की वसूली होगी, निश्चित रूप से आज की जो लोक अदालत का उसका सार्थक परिणाम रहेगा। में हमारे यहाँ से ये बताया उन्होंने 14,000 के आसपास के प्रकरण लगाए हैं, उसमें 157 करोड़ का हमारा एनपीए का पोर्टफोलियो है, इसमें हमारी बहुत अच्छी रिकवरी होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत अच्छा है। लोक अदालत के माध्यम से हम जो है छोटे और गरीब असहाय जो मजबूर लोगों को मैंने काफ़ी राहत प्रदान करते हैं। इसमें कम से कम मैंने 80% 90% की राहत उनको हम देते हैं। तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, माननीय न्यायालय की तरफ से ये रखा गया है। इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ।
पिछले 8 वर्षों से सराफा यूथ फेडरेशन भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित करते आए हैं। ऐसे में इस बार बेंगलोर और रतलाम के मंदिर की तर्ज पर गणेश पांडाल को सजाने का विचार आया। सराफा यूथ फेडरेशन ने गणेश उत्सव के दौरान गणेश पांडाल को 11 लाख रुपए से सजा दिया, जिसमें यहां दर्शन करे आने वालों की भीड़ लग गई। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को गणेश को भोग लगाकर 1 का सिक्का वितरण किया जा रहा है। नोट की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने बताया कि भगवान गणेश जी के पांडाल में कुछ अलग करना था, इसलिए सभी व्यापारियों ने अपनी क्षमता के हिसाब से रुपए एकत्रित किए और देखते ही देखते 11 लाख रुपए जमा हो गए। 3 दिन के लिए भगवान गणेश को अर्पित किए गए रुपए में से 10 से लेकर 500 तक के नोट शामिल है, जिससे गणेश पांडाल को सजाया गया है। इतना सारा कैश पटनी बाजार के व्यापारियों ने एकत्रित करके गणेश पांडाल में 3 दिन के लिए अर्पित किया है। पटनी बाजार में सोना चांदी के व्यापारी ने 11 लाख रुपए के 10, 20, 50, 100 और 500 के फ्रेश नोट कुछ खुद के पास से और कुछ बैंकों से लेकर जुटाए हैं। सराफ यूथ फेडरेशन द्वारा ये विगत 13 वर्षों से हम लगातार गणेश जी का स्थापना करते हुए आ रहे हैं। इस बार हमने कुछ नया करते हुए प्रभु को नई करेंसी हमारे भारत के नोटों से सजाया है। इसमें हमने 11 लाख रुपए के नोट से भगवान का श्रृंगार किया है और आगे भी हम कुछ और नया करने की सोच रहे हैं। इसमें 11 लाख रुपए के नोट लगे और सहयोग मिला है। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। पूरे बाज़ार में इसने सहयोग दिया है और सभी ने अपनी अपनी तरफ से गड्डियाँ पहुँचाई है। किसी ने 1, किसी ने 2 गड्डियाँ पहुँचाई है, जो उन्हें वापस दे दी जाएगी। नोट की काउंटिंग नहीं है, अमाउंट की काउंटिंग है हमारे पास कि इसमें 11 लाख रुपए के नोट लगे सभी तरीके के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के और 500 के। नागदा में आज एक नाबालिग से घिनौना कृत्य करने का मामला सामने आया है, जिसमें नागदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को सनावत से गिरफ्तार कर लिया। मामले में सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि नागदा की एक नाबालिग अपने माता पिता के साथ ओंकारेश्वर घूमने गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक 22 वर्षीय युवक से हुई। युवक ने युवती को अपनी बातों में फंसाकर उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगी, जिससे युवती द्वारा अपनी आईडी दे दी गई, जिसके बाद युवक ने अपना नाम राजा ठाकुर बताया और उसके अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद युवक द्वारा उसे इंदौर में बुलाकर कुकृत्य किया। जब उसने अपना नाम राजा ठाकुर न होकर उसने अपना नाम मोहम्मद आशिक पिता ताहिर हुसैन बताया, जिसके बाद लड़की ने अपने घर वालों को घटना की जानकारी दी। घर वालों द्वारा युवक पर जब दबाव बनाया गया तो युवक उसे नागदा छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद परिजन नाबालिग को थाने लेकर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर नागदा पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी 12 सितंबर को थाना नागदा में एक पीड़िता अवयस्क बालिका के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है कि करीब 4 महीने पहले जब वो अपने परिजनों के साथ ओंकारेश्वर दर्शन करने गई थी तो वहाँ पर एक राजा ठाकुर नाम से एक व्यक्ति मिला, जिसने कि उससे दोस्ती करी, उससे उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगी और फिर बाद में दोनों की चैटिंग होने लगी। 2-3 महीने तक बातचीत होने के बाद में चैटिंग के माध्यम से उस राजा ठाकुर नाम के व्यक्ति ने इसको इंदौर अभी बुलाया, जिस पर ये 8 सितंबर को इंदौर गई थी, जहां पर बस स्टैंड पर राजा ठाकुर इनको मिले। वो इसको ले जाकर एक सुनसान जगह ले जाकर इसके साथ में कुकृत्य किया गया। तभी इसके परिजनों को जानकारी मिलने पर उन्होंने इसको दबाव बनाया युवक पर, तो युवक ने डर के मारे लड़की को यहाँ नागदा भेज दिया, जिस पर लड़की की रिपोर्ट पर थाना नागदा पर अभी 12 तारीख को प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आरोपी के बारे में जानकारी लेकर उसके मोबाइल की और सबकी लोकेशन के आधार पर सनावत से उसको पकड़ा, जिसका नाम मोहम्मद आशिक पिता ताहिर हुसैन 22 वर्ष निवासी चांदनीपुरा बड़वाह सनावत जिला खरगोन है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और जो अभी पुलिस रिमांड पर है, जिससे और प्रकरण में पूछताछ की जा रही है। नागदा सहित पूरे जिले भर में उज्जैन पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा,
जिसकी जानकारी मीडिया को देते हुए नागदा सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर में बढ़ती आपराधिक घटनाएं जिससे चोर चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। ये बात नागदा नगर व्यापारी संघ की बैठक में कही गई, जहां नगर के सभी व्यापारी बैठक में सम्मिलित हुए थे, जिन्हें नगर में अपने प्रतिष्ठानों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाने और अपनी दुकानों के सिक्योरिटी गार्ड तक रखने की बात कही गई है। नगर सुरक्षा के हिसाब से उन्होंने बता दी कि भाई आप हम तो कर ही रहे हैं सुरक्षा जो भी करना, पर जो पीछे जो ऐसे पॉइंट रहते हैं जहाँ से आदमी आता है घुसता है, उसकी किस तरह व्यवस्था करनी है वो उन्होंने निर्देश दिए कि आप कर सकते हो, इनको करो तो भविष्य के अंदर ये चीज़ें नहीं होगी। इसलिए हम उन्होंने बुलाया था, निर्देश दिए थे कि इसलिए आओ। तो इस बैठक का क्या निराकरण निकला आप ये? बस हम उसको अब सेंसर लगाना, कैमरे जो जहाँ से पॉइंट ऐसे लूज पॉइंट वहाँ पे कैमरे लगाना, जिससे आदमी का आवागमन पता पड़े कि क्या नाम से यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आता है। अधिकतर जो पॉइंट रहते हैं जो सबकी निगाह में रहते हैं कि यहीं से आता है आदमी, तो उस हिसाब से कैमरे लगाने की व्यवस्था। नहीं, सीएसपी साहब का क्या कहना है? क्या बल की कमी है इस कारण सुरक्षा बल की तो कमी उन्होंने बोली कि नागदा में नगर में इतने वाले पहले 74 थे और आज की तारीख में 40 ही हैं। प्राइवेट गार्ड्स के लिए बोला कि अपने एरिया के अंदर प्राइवेट गार्ड्स लगा लें थोड़ा, जिससे कि आपको सुरक्षा रहेगी। आज जो पहले लगे हैं अपने उसमें भी व्यापारी संघों का सभी संघों के सहयोग से ही लगे हुए हैं, तो जो लगभग जो लगे हैं अब ये 90 से अभी 40 ही चालू है। वो 100 लगभग 100 से ज़्यादा 40 कैमरे चालू है, 90 में से इसका पूरा जो खामियाजा आप व्यापारी भुगत रहे हैं। वो तो भुगत रहे, हमने इनको कहा प्रशासन को कि उसको चालू करवाएं और उनने सजेशन करा है कि गार्ड रखें, तो हमने निर्णय लिया है कि प्राइवेट कोई गार्ड मंगा के हमारी सुरक्षा खुद ही करें और सेंसर वाला जो है हम लगाएं। उसके बाद फिर इनकी जिम्मेदारी रहेगी पुलिस की जो भी हमारी सुरक्षा करेंगे। तो इसमें क्या पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा अभी विगत 4-5 माह से उज्जैन तीसरी आंख के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया जा रहा है और जिसके माध्यम से पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था नागरिकों के सहयोग से हो सके। किसी प्रकार की वारदात होने पर हमको अनुसंधान में उसकी फ़ायदा मिले, इसके लिए एक अभियान के रूप में इसको चलाने पर आज जो अभी पूर्व में भी हमारे द्वारा समय समय पर स्थानीय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के व्यापारी, कृषकों, आम जनता के लोगों को एकत्र करके उनको सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूरे शहर में गणेशोत्सव पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकाल की नगरी गजानन के उद्घोष से गूंज उठी। जगह जगह विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। कहीं झांकियां बनाई गई है तो कहीं गीत संगीत के आयोजन हो रहे हैं। गणेश उत्सव के दौरान अलग धाम कॉलोनी में भी छोटे छोटे बच्चों द्वारा गणेश उत्सव पर माता के जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर आयोजक बच्चे अनुभव निगम, आर्यन नेनवानी, गौरांग वर्मा और वीर गुरनानी ने बताया कि ये उनका पहला साल है जिसमें उन्होंने भगवान श्री गणेश को विराजित किया है और माता का जगराता किया है, जिसमें भक्त भजनों पर झूम उठे। इस बार हमारा तो प्रथम वर्ष था और प्रथम वर्ष अलग धाम समिति हमारी जो है, सभी हमारी मातृशक्ति बहनें, हमारे छोटे छोटे, इस बार सबसे खुशी की बात यह है कि बड़े लोग तो हम जो कार्यक्रम साईं मंदिर भंडारा कराते थे, पर इस बार छोटा मंडली जो हमारी सब बच्चों ने गणेश जी रखे हैं, पूरे मोहल्ले ने साथ दिया, सहयोग दिया है और मैं वास्तव में धन्यवाद दूंगा। साथ में जो सबसे सुंदर भजन संध्या आज इस अलग धाम में हो रही है, क्योंकि हमने निवेदन किया जो आप देख ही रहे हैं, इससे बड़ा आनंद आ रहा है पूरे निवासियों को। आज मातृशक्ति बहनें, छोटे बच्चे, हम सब बड़े खुश हैं कि इतनी सुंदर भजन संध्या हुई। और साथ में चैनल के लिए हम अविनाश भैया को भी धन्यवाद देंगे कि ये हमारे अलगधाम समिति में ये सब जगह इस प्रचार करें। बच्चों के इस आयोजन को पूरे अलगधाम वासियों ने सराहा और हर साल ऐसे आयोजन करने की अपील भी की है। बस पहली बार ये बच्चों के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया है
और माता रानी और हमारे गजानन महाराज की कृपा रहेगी तो हर साल इसको और भव्य से भव्य बनाएंगे इसको। इस मौके पर चंदन नेनवानी, हर्षा नेनवानी, दिनेश चौरसिया, सीमा चौरसिया, दीपक बैलानी, रिंगू बैलानी, अतुल रेगे, अश्विनी रेगे, अविनाश साहनी और वर्षा साहनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये ऐसा है, पहली बार बच्चों ने जो प्रयास किया है, हम बड़ों का केवल इसमें मार्गदर्शन है, जो भी कर रहे हैं सब हमारे बच्चे लोग ही कर रहे हैं और ये पहली बार है और हम चाहते हैं कि आगे भी इसको भव्य रूप देते जाएं। सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने किसानों के साथ शनिवार को प्रदर्शन कर माकड़ोन से तराना तक 20 किलोमीटर तक की ट्रैक्टर रैली निकालते हुए मध्य प्रदेश सरकार से सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए करने की मांग की है। ट्रैक्टर रैली यात्रा की शुरुआत माकड़ोन कृषि उपज मंडी से हुई, जिसमें विधायक महेश परमार, दिनेश जैन, पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर सहित कांग्रेसी नेता और बड़ी संख्या में किसानों ने तराना कृषि मंडी तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। विधायक महेश परमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसानों के साथ छलवा कर रही है। पिछले 10 वर्षों में हर चीज के दाम दोगुने बढ़ चुके हैं, लेकिन सोयाबीन के दाम नहीं बढ़ाए गए। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 4,800 रुपए दाम दिए हैं, लेकिन नाकाफी है। हमारी मांग है कि सोयाबीन के भाव 6,000 रुपए किए जाए। रैली में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। इस दौरान किसानों ने सोयाबीन को तराना में किसानों ने एसडीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। गणेश उत्सव की शुरुआत हुए आज 7 दिन हो चुके हैं। गणेश पांडालों में भक्तों की भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ रही है। साथ ही आयोजकों द्वारा प्रतिदिन भगवान श्री गणेश का विशेष श्रृंगार, महाआरती की जा रही है और विभिन्न व्यंजनों का महाभोग भी लगाया जा रहा है। इसके क्रम में नीलगंगा गणेश उत्सव समिति द्वारा भी गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। संस्था के सचिव रवि कुमायू ने बताया कि नीलगंगा गणेश उत्सव समिति पिछले 25 वर्षों से गणेश उत्सव मना रही है। इसी क्रम में नीलगंगा गणेश उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष भी 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज नीलगंगा क्षेत्र में गणेश जी की आरती की गई। आरती में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महाराजवाड़ा मंडल अध्यक्ष विजय चौधरी, उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव, महामंत्री गजेंद्र खत्री, वार्ड क्रमांक 35 पार्षद संग्राम सिंह भाटिया, युवा मोर्चा महाराजा मंडल अध्यक्ष आदित्य प्रजापति, उपाध्यक्ष मौसम मेहता, योगेश मीणा, लक्ष्मण मीणा द्वारा की गई। ये गणेश उत्सव 25 वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी गणेश जी की बाल स्वरूप में मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की गई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। समिति के रवि कुमायू ने बताया कि गणेश उत्सव में प्रतिदिन अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अनंत चौदस के दिन गणेश जी को 56 भोग और महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर समिति के सदस्य खुदित सक्सेना, शुभम कुमायू, मोहित योगी, रवि कुमायू, लालू शर्मा, मोनू कुमायू, धीरज पासी, अर्पित राठौर, कृष्ण गुप्ता, सोनू चौहान, जयेश मांडिया उपस्थित रहे।
नीलगंगा गणेश उत्सव समिति द्वारा यह 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। आज इसी श्रृंखला में महाराजवाड़ा मंडल के अध्यक्ष विजय चौधरी जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे आदित्य प्रजापति जी, महामंत्री गजेंद्र खत्री जी, उपाध्यक्ष मंडल उपाध्यक्ष चैलेंज कालू यादव जी, हमारे वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद संग्राम सिंह जी भाटिया जी और हमारे भैया मौसम मेहता जी द्वारा आज की आरती यहाँ पर की गई है। हमारे यहाँ पे करीबन गणेश जी की आरती गणेश जी का कार्यक्रम 25 वर्षों से किया जा रहा है और इस बार भी हमने गणेश जी की जो प्रतिमा है वो बाल स्वरूप में यहाँ विराजित की गई है, जो कि हमारे क्षेत्रवासियों को काफ़ी पसंद आ रही है। इसी तरह के आयोजन हमारे यहाँ करीबन कई 25 वर्षों से किए जा रहे हैं और आगे भी इसी तरीके का आयोजन हम करते रहेंगे और इस आयोजन में हमारे सभी सहयोग रहता है शहरवासियों का। आज गणेश जी की जो मूर्ति है यह बाल स्वरूप में है और साथ ही हमने यहाँ पर पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से यहाँ पर उन्हें डेकोरेशन करके उनके बीच में उन्हें विराजित किया गया है। और साथ ही मैं शहरवासियों से अपील करता हूँ कि आप पर्यावरण को बचाते रहें और शहर की स्वच्छता और उसकी हरियाली को बरकरार रखें। आपकी समिति के कितने लोग बाग इसमें लगे हुए हैं, किस प्रकार से काम करते हैं? कितने हमारी समिति के करीबन 25 से 30 युवा हैं, साथ ही हमारे कुछ वरिष्ठ लोग हैं, वो निरंतर इस तरीके के सहयोग करते रहते हैं और हमेशा आगे होकर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और हमारी समिति नीलगंगा गणेश उत्सव समिति कौन कौन है आपके साथ में जो प्रमुख रूप से जुड़े रहते हैं? हमारे प्रमुख रूप से हमारे बड़े भाई खुदी सक्सेना जी, शुभम कुमायूं जी, मोहित योगी, चेतन कुमायूं जी, लालू शर्मा, ऐसे बहुत से हमारे युवा साथी हैं और हमारे वरिष्ठ हैं जो निरंतर इस समिति में लगे रहते हैं और अच्छे से अच्छा आयोजन करने के लिए हमारा सहयोग करते हैं। आगे क्या कार्यक्रम रहेगा अभी आगे गणेश जी के उस महाआरती का एक आयोजन किया जाएगा लास्ट दिन और कुछ ऐसे आयोजन और भी हमारे यहाँ आते रहेंगे और आगे भी अतिथियों द्वारा कार्यक्रम की आरती की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम है रवि कुमायूं, मैं नीलगंगा गणेश उत्सव समिति का सचिव हूँ। किस प्रकार का कार्यक्रम? ये गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से नीलगंगा क्षेत्र में मनाया जाता है। युवा समिति नीलगंगा की ओर से हमारे यहाँ सभी लोगों का सहयोग मिलता है और बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव यहाँ मनता है। और हमारे यहाँ विशेषता मिट्टी की मूर्ति का पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमने गणेश जी की स्थापना बाल रूप में की है। बड़ी सुंदर अच्छी मूर्ति है, सभी लोगों ने इसकी तारीफ़ करी और हर वर्ष हम मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। आपका नाम? लक्ष्मण मीणा, संरक्षक समिति का।